नाजरीन, आज हम आपके लिए लाए हैं पाकिस्तान की अजीम फतह की दास्तान, यानी 1965 की जंग की दास्तान। तो आइए इस जंग के तमाम तर पहलुओं का अहाता करते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं IM TV और मैं हूं आपका होस्ट गालिब सुल्तान। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बने हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आइए इस जंग के सारे पहलुओं का अहाता करते हैं। 6 सितंबर 1965 को सुबह का उजाला नहीं हुआ था। रात की तारीकी में भारत की सिपाह पाकिस्तान पर टूट पड़ी। इस जंग के आगाज से कबल ही लाल शास्त्री ने अपने सिपाहियों से मुखातिब होते हुए कहा, हम नाश्ता लाहौर के बाजार में करेंगे और फिर वहां जिमखाने में जाम से जाम टकराएंगे। नाजरीन, रात की तारीकी में दुश्मन हम पर हमलावर हुआ। वो तकरीबन पाकिस्तानी हदूद में पहुंच चुके थे। जैसे ही भारतीय यलगार की खबर पाकिस्तान के गली कूचों में फैली, पाकिस्तान का हर जवान महाज पर जाने के लिए आमादा हो गया। भारत की फौज हमारी फौज से 5 गुना बड़ी थी, लेकिन यदि बरतरी ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करने वालों के हौसले मुतासिर न कर सकी। दरियास्ना पाकिस्तानी नेवी भी एक्टिव हो गई और एयरफोर्स ने भी अपने मोर्चे संभाल लिए। सुबह सवेरे जनरल अयूब खान ने रेडियो पाकिस्तान पर भारत के हमले की इत्तला दी। इस खिताब में उन्होंने फरमाया, 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आन पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान पर लाहौर की जानिब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर एक मुसाफिर गाड़ी को बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। अयूब खान की आवाज पाकिस्तान के जवानों तक पहुंचने की देर थी कि सब मुल्क की सालमियत के दिफा के लिए मैदान हर्ब में पहुंच गए। पाकिस्तानी फौज ने दुश्मनाने खुदा का डट कर मुकाबला किया। सरगोदा के मकाम पर MM आलम ने एक ही मिनट में भारत के 5 जंगी तैयारों को धूल चटाई और इंतहाई कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा जंगी तैयारे गिराने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाक फौज के बहादुर सपूतों ने दुश्मनों के टैंकों के सामने अपने जिस्मों की फसील खड़ी कर दी। पाकिस्तान की वाहिद सबमरीन गाजी ने भारतीय बहरिया का रास्ता बंद किए रखा और उन पर ताबड़तोड़ हमलों में मसरूफ रही। पाकिस्तानी बहरिया के भारतीय बहरिया पर हमले को सोमनाथ के मंदिर पर होने वाले 17 हमलों के बाद 18वां हमला करार दिया जाता है। सियालकोट से भी पाकिस्तानी सिपाहियों ने भारत को भरपूर जवाब दिया। यहाँ दुश्मनों के टैंकों का दबाव ज्यादा था और उनके मुकाबले में पाकिस्तान के पास सिर्फ चंद तोपें थीं जिनसे पाकिस्तानी भारत के टैंकों का मुकाबला करते रहे। मुफ्ती मुमताज अपनी किताब में लिखते हैं कि पाकिस्तान की इन तोपों के हमले मौजज़ानुमा थे। तोप का गोला उसकी इंतहाई हद से भी आगे जाकर ऐन भारत के टैंकों के दरमियान जा गिरता, जिससे भारत के लातादार टैंक तबाह हुए। इस जंग में मुसलमानों को अल्लाह की नुसरत व ताईद हासिल थी। हमारे पास वसाइल ना होने के बराबर थे। जंगी साजो सामान बिल्कुल नाकाफी था, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान दुश्मनाने दीन पर गालिब रहे। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ खुदा की नुसरत व ताईद थी। यहाँ तक कि MM आलम भी खुद हैरान थे कि आखिर कैसे वो पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारे गिराने में कामयाब हो गए। भारत के एक पायलट को रावी के पुल पर हमला करने का कहा गया, मगर वो पाकिस्तान आया तो पकड़ा गया। जब उससे पूछा गया कि आखिर क्यों तुमने रावी के पुल को निशाना नहीं बनाया, उसने बड़ा हैरानकुन जवाब दिया। वो कहता है, मुझसे ये कहा गया था कि वहाँ एक पुल है, मगर मुझे ऊपर से 6 नजर आ रहे थे। नाज़रीन, तब खुदा ने जंगे बदर का नज़ारा दोहराया और मुसलमान कम तरीन वसाइल के बावजूद दुश्मनान पर गालिब रहे। पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। इसका परचम तादमे क़यामत कोई भी सरनगू नहीं कर सकता। यकीनन राह खुदा में इस मुल्क के ज़िम्मे बहुत सी खिदमात हैं जो पाकिस्तान सरंजाम दे रहा है। वतन के बहादुर जवानों ने अपने सीनों पर बारूद बांधकर भारत के 120 टैंकों को दफन कर दिया था और यूं लाहौर की सड़कों पर नाश्ता करने और लाहौर के जिमखाने में जाम से जाम टकराने का लाल शास्त्री का ख्वाब चकनाचूर हो गया। ये जंग 17 रोज जारी रही। जब इसकी गिर्द बैठ गई तो भारत अपने सैकड़ों टैंक, दर्जनों जंगी जहाज और 5000 से जायद फौजी गंवा चुका था। अब उसका गरूर धूल चाट रहा था। हरियाणा से लेकर खीम किरण तक, चवंडा से लेकर पलवारे तक, वाहगा से लेकर जामनगर तक
कसूर से लेकर अखनूर तक और BRB नहर से लेकर दवारका के किले तक हर तरफ पाक फौज की बहादुरी के चर्चे हो रहे थे। उस सुनहरी तारीख का एक एक लफ्ज शहीदों के लहू से दरख्शां है। ये अजीम दिन हमें शहीदों की कुर्बानियों और गाजियों की जुर्रत और अपने अजदाद की वफाओं की याद दिलाता है। ये फिजा की जिसमें हम सांस लेते हैं, इसके एक एक झोंके में उनके मुकद्दस खून की खुशबू गूंजी हुई है। जब भी घेरा तुझे जुल्मतों ने कभी, मशाले जान लिए हम मुकाबिल रहे, हमने मर के तुझे सुरखरू कर दिया, हम भी तेरे शहीदों में शामिल रहे। ये पाक फौजी है कि जिसके बलबूते पर अभी तक पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा है, वरना इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट कब से पाकिस्तान को इराक, शाम, मिस्र और लीबिया जैसा बनाना चाहती है। और अगर हम अपनी फौज को गालियां देते रहे तो फिर हम अपने जख्म चाटने के सिवा कुछ नहीं कर सकेंगे। कुछ मुल्क दुश्मन अनासर गैर मुल्की टुकड़ों पर पलते हैं और अपने ही मुल्क की अफवाज को भौंकते हैं। ऐसी काली भेड़ों का मुल्क के खिलाफ भौंकना जायज भी है। आखिर वो मुल्क दुश्मन अनासिर से अपनी गद्दारी की कीमत जो वसूल करते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के सादा नौजवान उनकी बुग़्ज़ से लबरेज बातों में आ जाते हैं। पाक फौज के खिलाफ उंगली उठाने के लिए मुल्की डिफेंस बजट का सहारा लिया जाता है। अभी हाल ही में पेश होने वाले डिफेंस बजट को ही देख लीजिए। बजट का कुल हुजम 6,573 अरब था, जिसमें से 1299 अरब दिफा की मद में जाएंगे, जिसमें से 1299 अरब दिफा की मद में गए थे, जो कि इस बजट का 20% थे। इस बजट के आते ही सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर फौज के खिलाफ वसीओ अरीज हर्जा सिराई शुरू हो गई थी। ये दर किए बगैर कि बजट का सारा हुजम दिफाई सामान की मद में जाता है, मासवाए उस जुज़वी सी रकम के कि जो फौजियों की तनख्वाहों की मद में जाती है। मुल्क का एक मखसूस तबका इस बजट को फौजी बजट करार दे रहा है और कुछ सादा लोग और नाकिबत अंदेश लोग मुल्क दुश्मन अनासर की बातों में आकर उनके हम जबान हो चुके हैं। जवानों की अक्सरियत शुबहात में उलझ चुकी है। नौजवान तबका ये बात सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या ये बजट वाकई फौजी बजट है? क्या वाकई सिविलियंस के वसाइल पर फौज बराजमान है, या ये सिर्फ साजिशी थ्योरीज हैं? तो आइए आज इस अजीम दिन को बगैर किसी तजज़िया व तहलील के चंद मुसद्दका हक़ाइक़ और अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेते हैं कि जो आपको एक खत्मी और मुदल्लिल राय कायम करने में मदद देंगे। पाकिस्तान तस्वीराती एतबार से एक अहम पोजीशन पर वाक़या है। पाकिस्तान का 3600 किलोमीटर का मखसूस सरहदी इलाका जंगी एतबार से हर वक्त एक्टिव रहता है। पाकिस्तान की ईरान के साथ मौजूद सरहद पर भी अक्सर चपलिश रहती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत रोज़े अव्वल से ही एक दूसरे के दुश्मन हैं और पूरी दुनिया हमें और भारत को रिवायती दुश्मनों के तौर पर जानती है। हम और भारत न सिर्फ खुद एक दूसरे के दुश्मन हैं, बल्कि दुनिया के दो बड़े ब्लॉक्स के अहम कारिंदे रहे हैं और पूरी दुनिया की सियासत में इन दोनों रिवायती हरीफों यानी पाकिस्तान और भारत का कलीदी किरदार रहा है। ये दोनों मुमालिक खित्ते के मामलात में खातिरखा असर व नफूज रखते हैं। माजी की दो बड़ी ताकतें यानी अमेरिका और रूस इन दोनों मुमालिक से मुतमस्सिक रहीं और दुनिया की हालिया दो बड़ी ताकतें यानी अमेरिका और चाइना भी इन्हीं दो मुमालिक पर इन्हिसार कर रही हैं। जहाँ तक बात अमेरिका की है तो खित्ते में उसका सबसे बड़ा दोस्त इसराइल के बाद इंडिया ही है। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो इस वक्त दुनिया में उसका वाहिद और काबिल एतमाद इत्तेहादी पाकिस्तान है। अब हम आपके सामने दोनों मुमालिक की इस्करी साजो सामान और असले की तफसीलात रखने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल काबिल एतमाद, मयारी और हकीकत पर मबनी है, जिसमें हर किस्म की मुबालगा आराई से मुकम्मल इज्तनाब किया गया है, जिससे आपको ये बात जानने में आसानी होगी कि पाकिस्तान का बजट मुनासिब होना क्यों ज़रूरी है और पाकिस्तान के जानी दुश्मन दिफाई एतबार से किन सलाहियतों के हामिल हैं और पाकिस्तान इनके मुकाबले में कहाँ कहाँ मार खा सकता है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान अगर दिफाई एतबार से अपने आप को खुद कफील नहीं बनाएगा तो दुश्मन क्या कुछ कर सकता है। तो आइए नाजरीन जरा भारत और पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों का जायजा लेते हैं। भारत की कुल नॉमिनल GDP 3.2 ट्रिलियन डॉलर है। उसका डिफेंस बजट 71 बिलियन डॉलर है, जो कि मुल्क की GDP का 2.4% है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तो भारत की GDP बहुत ज्यादा है और दूसरी जानिब उनका डिफेंस बजट पाकिस्तान के मुकाबले में 7 गुना बड़ा है। पाकिस्तान की कुल फौज 6,54,000 नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि रिजर्व फोर्स की तादाद 5,50,000 है। लेकिन इंडिया की कुल अफरादी कुव्वत 1.4 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है और उनकी रिजर्व फोर्स 2.1 मिलियन है। अगर बात लड़ाका हथियारों की जाए तो पाकिस्तान के पास कुल लड़ाका हथियारें 1372 हैं, लेकिन इसके मुकाबले में इंडिया के पास 2123 हथियारें हैं।
اگر ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس کل ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس 49 ہیں، جبکہ انڈیا کے پاس 250 ہیں۔ پاکستان کے پاس ہیلی کاپٹرز کی تعداد 346 ہے اور انڈیا کے پاس 772 ہیلی کاپٹرز ہیں۔ ٹینکس کی تعداد میں بھی انڈیا ہم سے آگے ہے۔ انڈیا کے پاس ٹینکس کی کل تعداد 4292 ہے، جبکہ پاکستان کے پاس صرف 2200 ہی ہیں۔ پاکستان کی آرٹلری فورسز کی تعداد 1226 ہے، جبکہ انڈیا کے پاس آرٹلری فورسز کی تعداد 4000 ہے۔ انڈیا کے پاس ایک ایئر کرافٹ کیریئر بھی ہے جو کہ ابھی باقاعدہ طور پر فنکشنل نہیں ہوا ہے، یعنی زیر تعمیر ہے، لیکن پاکستان کے پاس کوئی ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے۔ اگر ڈسٹرائر شپس کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس کوئی ڈسٹرائر شپ نہیں ہے، لیکن انڈیا کے پاس ان کی تعداد 10 ہے۔ پاکستان کے پاس کل 8 سب میرینز ہیں، جبکہ انڈیا کے پاس 16۔ پاکستان کے پاس کل فریگیٹ 9 ہیں، جبکہ انڈیا کے پاس 14۔ آخر میں آتے ہیں نیوکلیئر ویپنز، تو پاکستان کے پاس ان کی تعداد 160 سے 210 کے درمیان ہے، جبکہ انڈیا کے پاس ان کی تعداد 150 سے 200 کے درمیان ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دفاعی ساز و سامان میں انڈیا ہم سے کوسوں آگے ہے۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑ جائے تو ان کے مقابلے میں ہمارے پاس موجود عسکری ساز و سامان نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود 65 کی جنگ ہو یا 27 فروری، ہم نے ہر مقام پر انڈین افواج کو ناکو چنے چبوائے۔ آج بھارت رافیل طیارے تو خرید چکا ہے، مگر انہیں چلانا نہیں جانتا۔ وہ کبھی بھی ہمارے مجاہدوں کی ہمت پسپا نہیں کر پائے، بلکہ ایک خوف، روب، دبدبا، حشمت اور وحشت ہے کہ جو ان کفار کے دلوں پر قائم ہے، اور بے شک یہ وحشت خدا نے ہی پیدا کی ہے۔ ہماری ایجنسی ISI دنیا کی سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اگر افغانستان کے معاملے میں ISI نہ ہوتی تو پہلے ہم روس اور بعد میں امریکہ کے قبضے میں ہوتے اور ان کی اجارہ داری اس وقت پوری دنیا پر ہوتی۔ ہماری ایجنسی نے نہ صرف افغانستان اور پاکستان کو استعمار کے تسلط سے نجات دلائی ہے، بلکہ امت مسلمہ کے لیے بنائے گئے بہت بڑے جال کو کاٹ کر رکھ دیا، اور جابر امریکہ کے تمام تر ظلم و بربریت سے لبریز منصوبوں کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ انڈین ایجنسی را جو کہ افغانستان میں پاکستان کا اثر و رسوخ کم کر کے امریکہ کی آنکھ کا تارا بننا چاہتی تھی، ہماری ایجنسی نے اسے چاروں خانے چت کر دیا۔ پاکستان میں کچھ مکروہ چہرے ملکی استحکام نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے وہ اکثر اوقات ہماری افواج کے خلاف فرضہ سرائی کرتے رہتے ہیں، اور یہ نوکری کرنے پر انہیں امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کی امداد بھی ملتی ہے۔ تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ دشمن کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں۔ یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ فوج میں صرف فوجیوں کے بچوں کو ہی سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ تاثر بھی تجاہل عارفانہ سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگرچہ پاکستان کی اکثریت ہماری افواج کے عشق میں والہانہ طور پر مبتلا ہے، لیکن کچھ ناقبت اندیش اور سادہ لو انسان ملک دشمن عناصر کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ملکی افواج کے خلاف ہر ذات سرائی کرتے ہیں۔ آپ ان سے دور رہیں اور ہماری فورسز کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیں۔ ہمہ وقت اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ اس وقت امت مسلمہ انتہائی نازک صورتحال کا سامنا کر رہی ہے۔ پاکستان دنیا کی واحد اسلامی طاقت ہے جو دنیا میں مسلم امہ کے حقوق کا مخلص علمبردار ہے، اور یہی بات دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ اس لیے اپنی افواج کا ساتھ دینا حب الوطنی بھی ہے اور جہاد بھی ہے، کیونکہ ہماری افواج نہ صرف ملکی حدود بلکہ تمام تر عالم اسلام کے مجموعی مفاد کا بھی تحفظ کرتی ہیں۔ اس پیغام کو اپنے عزیز رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان مفید معلومات سے مستفید ہوں اور سیاسی شعور کے حامل ہوں اور دشمن کی چکنی چپڑی باتوں کے سحر سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے IM TV۔ اللہ حافظ۔